नमस्कार दोस्तों आज जो है हम लोग पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये इकोनॉमिक्स है जो क्लास 9th का है। उसके बारे में दोस्तों हम लोग इसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे जिस प्रकार से हमने ड्रेनेज का जियोग्राफी पढ़ा था। आज हम लोग दोस्तों इसको कर रहे हैं। अब अगला चैप्टर क्या होगा आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, हम आप लोगों को क्या काम करना है, बस आप लोगों को ध्यान पूर्वक बैठ करके सुनना है और जो टॉपिक आप लोगों को लगे कि हाँ ये चीज जो है इम्पोर्टेंट है, बस आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। उसको दोस्तों एक्सप्लेन मत करिए, बस आप लोग उतना चीज को नोट कर लीजिए, हाँ ये चीज जो है इम्पोर्टेंट है, मैं उसको खुद एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। देखिए इस स्टोरी में क्या कहा गया है दोस्तों, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है एक पालमपुर की विलेज को। पालमपुर का एक विलेज है जो एक काल्पनिक विलेज है दोस्तों, मतलब कि इसको कह रहा है कि ये एक हाइपोथेटिकल विलेज का नाम है जिसके पालमपुर है। उस पालमपुर विलेज की सहायता से यह आप लोगों को बताना चाहता है कि विलेज में किस प्रकार की इकोनॉमिक्स होती है, किस प्रकार के कार्य होते हैं। ये सब ये कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता है कि कैसे वहाँ पर प्रोडक्शन होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि विलेज की बात करें तो जो पालमपुर विलेज है वहाँ पर मेन एक्टिविटी, मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर बुक में जो बोल रहा है उसको हेडलाइन भी करता हुआ चल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जो विलेज होता है दोस्तों पालमपुर का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती है, फार्मिंग की एक्टिविटीज़ की जाती है। मतलब वहाँ पर कृषि कार्य ज़्यादा मात्रा में किया जाता है और कुछ अधिक मात्रा में वहाँ पर क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य किया जाता है, डेयरी का कार्य किया जाता है जो दूध वाला होता है, और ट्रांसपोर्ट का भी काम किया जाता है। ये सब चीज़ें जो होती हैं लिमिटेड स्केल पर होती हैं, लेकिन सबसे मेन काम जो होता है वहाँ का फार्मिंग ही होता है। मतलब कृषि कार्य सबसे ज़्यादा होता है और अन्य बचा हुआ काम जो होता है वहाँ पर लिमिटेड होता है। और प्रोडक्शंस की बात करें तो प्रोडक्शन जो होता है वो अलग अलग टाइप के रिसोर्सेस का होता है। जैसे देखा जाए दोस्तों, नेचुरल रिसोर्सेस हो गया, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स और मनी। कह रहा है कि दोस्तों अगर कोई भी काम अगर आप लोग कर रहे हो तो उसके प्रोडक्शन के लिए आप लोगों को कुछ न कुछ रिसोर्सेस चाहिए होगा। तो जब जो मेन मेन रिसोर्सेस होता है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेस हो गया, मैन मेड आइटम हो गया जो आदमी बनाते हैं, उसके बाद ह्यूमन एफर्ट्स और मनी। इतनी चीज़ें जो हैं आप लोगों को चाहिए किसी भी चीज़ को बनाने के लिए या करने के लिए। तो ये क्या कह रहा है कि दोस्तों जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये सब चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं, इन चीज़ों का विलेज में किस प्रकार से यूज किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें विलेज में चाहिए होती हैं। अब पालमपुर की बात कर रहे हैं तो पालमपुर के बारे में ही बताएंगे। तो पालमपुर में कह रहा है कि पालमपुर जो है वो एक वेल कनेक्टेड है। किस चीज़ से वेल कनेक्टेड है, उसका एक नेबर विलेज है और एक टाउन है। मतलब वो एक दोस्तों किससे कनेक्टेड है, एक अपने नेबर से कनेक्टेड है और एक टाउन से है। टाउन का नाम जो है दोस्तों क्या है, रायगंज। एक रायगंज एक बिग विलेज। ठीक है दोस्तों, वो कह रहा है कि एक रायगंज है। रायगंज जो है एक बड़ा सा विलेज है जो 3 किलोमीटर दूर है किस चीज से, पालमपुर से। और ये जो विलेज है दोस्तों ना, वो विलेज जो है वो हर जगह से कनेक्टेड है, रोड से जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, जो इसका जो नियरेस्ट स्मॉल टाउन है उसका नाम है शाहपुर। शाहपुर जो है दोस्तों इसका एक स्मॉल टाउन है। वहाँ पर देखिए क्या किया जाता है, वहाँ पर जो होता है ट्रांसपोर्ट का काम किया जाता है। जैसे अगर आप लोग उन स्थान पर जाएंगे जो कह रहा है टाउन है, वहाँ पर
कौन कौन सी चीजें आप लोग देख सकते हैं, जैसे बुल बुल्लॉक कार्ट्स हो गया, टांगा हो गया, बॉगी हो गया, ये सब चीजें आप लोग वहां पर जा करके देख सकते हैं। मतलब वहां के सड़कों पर ये सब चीजें देखी जाती हैं। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कमोडिटीज लेकर जाते हैं, कुछ अलग समुदाय के लोग भी लेकर जाते हैं। कमोडिटीज मतलब होता है दोस्तों समुदाय के लोग भी लेकर जाते हैं, जैसे मोटर व्हीकल्स हो गया, वो भी देख सकते हैं, मोटरसाइकिल हो गया, जीप्स हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया। ये सब चीजें जो होती हैं वहाँ की सड़कों पर दिखाई पड़ती हैं। अगर इस विलेज की बात करें तो इस विलेज में पूरा 450 फैमिलीज रहते हैं, मतलब 450 फैमिली इस विलेज में रहते हैं। और इनके कास्ट के देखा जाए तो ये सभी एक ही कास्ट के ना होकर के अलग अलग कास्ट के होते हैं, जिसमें 80 जो है दोस्तों क्या है अपर कास्ट के फैमिली से, 80 फैमिलीज ऐसी हैं जो अपर कास्ट की हैं। जब दोस्तों अपर कास्ट की होंगी तो उनके पास उनका खुद का लैंड भी रहता है। मतलब उनमें अगर मेजॉरिटी देखा जाए लैंड की, सबसे ज़्यादा किसकी रहती है, अपर कास्ट के लोगों की लैंड में मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा है। दूसरे हाउसेस भी वहाँ पर रहते हैं जो थोड़े लार्ज भी हैं, और कुछ ऐसे हाउसेस हैं जो दोस्तों सीमेंट और प्लास्टिक के बने हुए हैं। जैसे अगर देखा जाए एससी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एससी से बिलोंग करते हैं, मतलब दलित लोगों से बिलोंग करते हैं। अगर उनका पॉपुलेशन देखा जाए तो उनका पॉपुलेशन जो है वो विलेज में जो है थोड़ा कम है। और इस प्रकार से अगर उनके घरों को भी देखा जाए, जो दलित परिवार के लोग हैं तो उनके घर जो है मिट्टियों और स्ट्रा घास भूसों से मतलब कि बने हुए हैं, पक्के घर नहीं हैं जो दलित परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं। और मोस्ट ऑफ हाउस जो है यहाँ के कैसे हैं, अधिकतर गांव, अगर इस गांव में देखा जाए तो अधिकतर जो है दोस्तों इलेक्ट्रिक कनेक्शन यहाँ पर पाया जाता है। अधिक से अधिक लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक कलेक्ट कनेक्शन है घरों में, मतलब सबके घरों में देखा जाए तो आपको पता चल जाएगा कि बिजली सबके घरों में पाई जा रही है। इसके साथ ही दोस्तों ट्यूबवेल्स पाए जाते हैं जो सिंचाई करने के काम में आते हैं, और कुछ लोगों के पास स्मॉल बिजनेसेस भी अपने अपने हैं। पालमपुर में की बात की है तो 2 प्राइमरी स्कूल हैं और 1 हाई स्कूल है। इसमें अगर पालमपुर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल भी हैं और 1 हाई स्कूल भी दिया गया है। और हेल्थ सेंटर की बात करें तो एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी वहाँ पर पाई जाती है जो लोगों का इलाज करती है, बीमार लोगों का। तो इस प्रकार से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोस्तों मैंने क्या दिया, पालमपुर के बारे में आप लोगों को दे दिया कि पालमपुर में क्या क्या चीजें होती हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे और चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या बातें बताना चाह रहा है। देखिए, अगर हम लोग ऊपर देखें, ऊपर देखने से हमें क्या पता चलता है, जो जो चीज़ें अभी हम लोगों ने पढ़ चुका है तो उस प्रकार से देखा जाए तो पालमपुर एक जो है वेल डेवलप्ड है। उसके पास अपना रोड है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सभी चीज़ें हैं, इरिगेशन है, स्कूल और हेल्थ सेंटर भी वहाँ पर पाया जाता है। इसलिए हम लोग जो है कह सकते हैं कि ये वेल डेवलप्ड विलेज है। अगर आप लोगों से बात किया जाए कि अगर आप लोग विलेज में रहते हैं तो क्या आप लोगों के पास भी ये सभी सुविधाएं हैं? क्या आप लोग भी के पास भी ये जो पालमपुर विलेज है वो इतना इरिगेशन की सुविधा है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है और इलेक्ट्रिसिटी रोड की सुविधा है, ये सब सुविधाएं क्या आप लोगों के गांव में भी हैं? आप लोग कह रहा है कि आप लोग थोड़ा कंपेयर करके बताइए। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि अगर पालमपुर की बात करें तो मैंने एक इमेजिनरी विलेज लिया है। पालमपुर जो है एक इमेजिनरी विलेज है, और अगर इसके प्रोडक्शंस और एक्टिविटीज की बात करें तो पूरे इंडिया में देखा जाए तो ज़्यादा करके लोग क्या काम करते हैं, कौन सी प्रोडक्शंस करते हैं, फार्मिंग की प्रोडक्शंस लोग ज़्यादा करते हैं। फार्मिंग फार्मिंग मतलब दोस्तों जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कृषि वाला काम करते हैं इन स्थानों पर। कुछ और भी एक्टिविटीज होती हैं दोस्तों,
जैसे जो स्मॉल फार्म में होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कोई लोग कोई काम बनाने का काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ चीजें बनाया जाता है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो गया, शॉपकीपिंग हो गया, ये सब जो है कुछ अलग प्रकार के काम होते हैं जो पालमपुर विलेज में होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें जो मेन मेन चीजें थी दोस्तों, इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अब हम लोग दोस्तों किस में चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और भी लिखा है, क्या लिखा है? द नरेटिव इज पार्टली बेस्ड ऑन रिसर्च स्टडी गिलिपर्ट अर्नस्टीन विलेज इन द बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। जो दोस्तों ये रिसर्च किया गया है पालमपुर गांव का, वो कहाँ पर किया गया है? एक व्यक्ति जो गिलबर्ट इटिन इटिन थे, उन्होंने एक गांव था जिनका नाम था बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव है जहां पर जो पालमपुर से रिलेटेड है। मतलब दोस्तों उसका स्टडी करने के बाद पालमपुर की चीजें लिखी गई हैं इस बुक में। अब हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं। तो वो फर्स्ट पेज में दोस्तों हम लोगों ने क्या किया था, इंट्रोडक्शन दिया था कि किस प्रकार से पालमपुर में इंट्रोडक्शन किया गया है, क्या क्या चीज़ें पालमपुर में पाई जा रही हैं, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं है कि नहीं है, ठीक है, कौन से लोग हैं, कितनी फैमिलीज हैं, कहाँ कहाँ लोग रहते हैं, मिट्टियों में कितने लोग रहते हैं, कितने लोगों का घर है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों मेन चीज़ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब हम लोग दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शंस की बात करेंगे। जो जो चीज़ें दोस्तों हमें प्रोडक्शंस के लिए चाहिए होती हैं, वो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? जैसे गुड्स हो गया, सर्विस हो गया, ये सब चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। फोर रिक्वायरमेंट्स रहते हैं किसी भी प्रोडक्शंस को आप लोगों को करने के लिए, चार रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकताएं होती हैं। कोई भी अगर आप लोग प्रोडक्शंस कर रहे हैं तो वहाँ पर चार रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फर्स्ट वाला क्या है दोस्तों? लैंड हो गया। और लैंड हो गया, लैंड दोस्तों मुख्य होता है, और उसके बाद क्या होता है, और अदर नेचुरल नेचुरल रिसोर्सेज में दोस्तों लैंड हो गया एक तो, और भी चीज़ें जो होती हैं जैसे वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गया, ये तो बेसिक होती हैं। लेकिन दोस्तों लैंड सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि लैंड कहाँ पर आप लोगों को काम करना चाहिए, ये फर्स्ट होता है। जो अदर जो दिया गया है नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सब उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना लैंड है। अब सेकंड रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो सेकंड रिक्वायरमेंट्स में आता है हम लोगों को लेबर की बात, कि मतलब कौन से लोग ऐसे रहेंगे जो हमारा काम करेंगे, ठीक है। जैसे दोस्तों कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको वो अलग प्रकार से अपना काम करते हैं, और जो लोग लेबर टाइप के रहते हैं उनका काम अलग होता है। तो ये नेसेसरी टास्क हमारे काम पर निर्भर करता है कि हमारा काम किस प्रकार से है और कौन से लेबर हमें चाहिए होंगे। सभी लोग जो है दोस्तों जिस जो पढ़े लिखे हों या फिर जो लेबर टाइप्स के हों, वे सभी लोग अपना अलग अलग प्रकार का योगदान देते हैं किसी भी प्रोडक्शंस करने के लिए, कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए। अब फर्स्ट तो लैंड हो गया, सेकंड दोस्तों इसमें दिया है लेबर। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड रिक्वायरमेंट्स क्या है? थर्ड रिक्वायरमेंट्स दोस्तों है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल जो है वो थर्ड रिक्वायरमेंट्स है। थर्ड रिक्वायरमेंट्स में क्या आता है? थर्ड रिक्वायरमेंट्स की बात करें, फिजिकल कैपिटल जो जो दोस्तों होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो फिजिकल कैपिटल के अंदर आती हैं? तो उसमें देखा जाए तो फिजिकल कैपिटल के अंदर हमारा आता है टूल्स हो गया, मशीन्स हो गया दोस्तों, बिल्डिंग्स हो गया, ये सभी जो चीजें होती हैं वे चीजें किसके अंदर आती हैं? फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत आती हैं।
अगर देखा जाए टूल्स जो है दोस्तों, वो कौन सा टूल्स होता है, जैसे अगर आप लोगों को खेत की जुताई करनी पड़ती है तो मशीनें चाहिए होती हैं, जटिल मशीनें चाहिए होती हैं। बहुत प्रकार, कई प्रकार के खेत होते हैं दोस्तों जिसमें जुताई भी करनी होती है, कभी कभी फसल को काटना भी होता है। अब तो बहुत प्रकार की मशीनें आ गई हैं, तो वो टूल्स के अंतर्गत आता है। अब जैसे जनरेटर भी हो गया, टरबाइन भी हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, ये सभी जो दोस्तों हैं इसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। ये सभी जो दोस्तों टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स, ये सभी जो चीजें हैं उसको हम लोग फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। मतलब ये फिक्स्ड रहता है, इसको तो चाहिए ही होता है। ठीक है। अब दूसरा क्या है, रॉ मटेरियल होता है, जो दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, ये सब फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत आता है। फर्स्ट जो है फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत जो होता है टूल्स, मशीन और बिल्डिंग्स आती हैं। सेकंड की बात करें तो दूसरों दोस्तों सेकंड के अंतर्गत आता है रॉ मटेरियल, मनी। जो रॉ मटेरियल हो गया, मनी हो गया, वो आता है सेकंड के अंतर्गत। ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल चाहिए होगा। जैसे कि उसका रॉ मटेरियल दोस्तों कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप लोग भीटे पर काम कर रहे हैं तो वहां पर रॉ मटेरियल क्या होता है, क्ले होता है, मतलब मिट्टियां होती हैं। या फिर आप लोग कोई भी चीज, कपड़ा की बुनाई कर रहे हैं तो उसका रॉ मटेरियल क्या है, कपास होता है। कपास से जो होता है दोस्तों कपड़ा होता है। तो इस प्रकार से कोई भी काम करने के लिए एक तो रॉ मटेरियल चाहिए होता है। रॉ मटेरियल के साथ साथ मनी भी चाहिए होता है दोस्तों, उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सब जो चीजें होती हैं वो रॉ मटेरियल, मनी हैंड, ये सब क्या है दोस्तों, वर्किंग कैपिटल है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। ठीक है। जो रॉ मटेरियल और हमारा मनी हो गया उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं वर्किंग कैपिटल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सब, यही जो है दोस्तों फोर रिक्वायरमेंट्स होती हैं हम लोगों को। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों हम लोगों ने ये दोस्तों हम लोगों ने तीन चीजों के बारे में बात किया था। किस किस चीजों के बारे में बात किया था, लैंड हो गया, लेबर हो गया और फिजिकल कैपिटल हो गया। फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत हमारा जो होता है दोस्तों टूल्स आता है, मशीन्स आता है, बिल्डिंग्स आता है, जिसे हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, रॉ मटेरियल आता है और मनी आता है, जिसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ये तीन चीजों के बारे में हम लोगों ने बात किया। एक चीज और हम लोगों को चाहिए होती है, चौथा भी चीज चाहिए होता है। ठीक है। चौथा चीज क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम लोग अगर किसी भी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दोस्तों क्या करेंगे, या तो हम लोग अपने लिए यूज करेंगे या तो उसको सेल करेंगे मार्केट में। यही जो दोस्तों हम लोग करते हैं, इसी को ह्यूमन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जैसे कि अब हम लोग क्या काम करेंगे कि जो प्रोडक्शन हो गया तो अब हम लोग या तो प्रोडक्शन अपने लिए करेंगे या फिर हम लोग किसके लिए करेंगे, अपना सेल करने के लिए करेंगे। तो जो ये चीजें होती हैं इसे ह्यूमन प्रोडक्शंस कहते हैं, जो चीजें बनती हैं इसे दोस्तों क्या कहते हैं, ह्यूमन प्रोडक्शंस, ह्यूमन कैपिटल। क्या कहते हैं दोस्तों, ह्यूमन कैपिटल। अब हम लोग ह्यूमन कैपिटल के बारे में दोस्तों अलग चैप्टर में कह रहा है कि हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब देखिए इस पिक्चर में कुछ चीजें दिखाया गया है, जिसमें लैंड हो गया, लेबर हो गया और फिक्स्ड कैपिटल हो गया प्रोडक्शंस के लिए। आप लोग उसको बताइए दोस्तों कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है एक फैक्ट्री है जिसमें सेवरल लेबर्स काम कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों एक तो लैंड इसको चाहिए ही है, लैंड तो फिक्स है इसका। फिर लेबर भी इसको चाहिए, इस कंपनी को चलाने के लिए तो हमें लेबर चाहिए। इस कंपनी को चलाने के लिए हमें लेबर चाहिए। फिर अगर देखा जाए तो लेबर के साथ साथ हमें दोस्तों क्या चाहिए, मशीन भी चाहिए।
कोई भी काम करने के लिए मशीन भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है दोस्तों हम लोगों को ज़रूर चाहिए किसी भी कंपनी को चलाने के लिए। इसमें अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल इसमें क्या-क्या हो जाएगा दोस्तों? रॉ मटेरियल में अगर देखा जाए कौन-कौन सी चीज़ें हैं, जैसे इसको काटने के लिए आपको ये कच्चे माल की आवश्यकता तो होगी, मतलब यहाँ से जो कच्चा माल आएगा तभी आप जा कर के इसका प्रोडक्शंस कर सकते हैं। तो उसको चाहिए। अगर दोस्तों ये कपास है जिससे क्या बन रहा है, जिससे कपड़े जैसे बनते हैं दोस्तों, उसको वो बन रहा है, तो उसके लिए आप लोगों को कपास अधिक मात्रा में चाहिए, जो पेड़ होता है उसको, वो रॉ मटेरियल के काम में आ जाएगा। अगर देखा जाए दोस्तों क्या होता है, कोई भी प्रोडक्शंस आप लोग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसमें लैंड चाहिए, लेबर चाहिए और फिजिकल कैपिटल चाहिए। ठीक है, ये प्रोडक्शंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए जैसे कि इसमें दोस्तों बोल रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पालमपुर गांव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पालमपुर गांव से ही हम इस सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि पालमपुर गांव में कैसे होता है। तो पहला देखा जाए दोस्तों, लैंड फार्मिंग इन पालमपुर। अब पालमपुर में किस प्रकार से कृषि की जाती है उस चीज़ों के बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर पालमपुर गांव की बात करें तो यहाँ पर फार्मिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब लोग अधिक से अधिक किस पे जुड़े हुए हैं, कृषि पर जुड़े हुए हैं। अपना खेतों को जोत करके या फिर उसी के तहत वे लोग क्या काम करते हैं, प्रोडक्शंस करते हैं। पालमपुर में 75% लोग ऐसे हैं जो दोस्तों क्या करते हैं, डिपेंड हैं फार्मिंग के लिए। 75% लोग जो हैं किस पे डिपेंड है, अपने फार्मिंग के लिए डिपेंड हैं। तो ये सभी जो 75% है दोस्तों, ये सभी लोग अपने खेतों के माध्यम से फार्मिंग करके अपना उत्पादन करते हैं। अगर लैंड की बात करें तो दोस्तों जानते हैं कि लैंड में और अधिक मात्रा में तो बढ़ोतरी हो नहीं सकती। अगर लैंड जितना है उतना ही मात्रा में रहेगा, तो लैंड जितना है उतना ही मात्रा में रहेगा। अभी 1960 से बात करें तो 1960 से अभी तक कभी भी नहीं हुआ कि आप लोगों लैंड जो है और अधिक मात्रा में बढ़ा दें। मतलब कि जितनी भी बेकार जमीनें पड़ी थी उन सभी जमीनों को भी उस सरकार ने क्या किया, कल्टीवेट किया, मतलब उसको बंजर पड़ी जमीनों पर भी उसने फसल उगाए। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि अब जमीन जो है कहीं पर नहीं है, मतलब कि बेकार जमीन आप लोगों को पड़ी नहीं दिखाई देंगी। जो भी रहेंगी वो क्या करेंगी, उस पे कुछ न कुछ उगाया जा रहा है। अब अगर ये सब हो गया दोस्तों, तो बताइए अगर ज़मीन तो स्थित है तो आपको जब ज़मीन स्थित है तो आप लोगों को प्रोडक्शंस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। तो सरकार ने क्या काम किया, दूसरा तरीका खोजना शुरू किया। अब हम लोग दोस्तों दूसरी भी चीज़ों के बारे में इसमें जानेंगे कि क्या बताया जा रहा है। अब एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए दोस्तों, अगर लैंड की बात करें तो लैंड जो होता है, ज़मीन जो होता है, इसका अगर मेजर किया जाए तो ये हेक्टेयर में किया जा सकता है। एक तो इसका मेजर किस में किया जाता है दोस्तों, हेक्टेयर में किया जाता है। और किस में किया जाता है, बीघा में किया जाता है और गुणिठा में किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है दोस्तों क्या है, लोकल यूनिट्स होते हैं, बीघा, गुंठा। ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है दोस्तों, अगर स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो वो क्या है, हेक्टेयर है। हेक्टेयर स्टैंडर्ड यूनिट है। और जो हम लोग अपने गांव में करते हैं, जो बीघा हो गया, गुंठा हो गया, ये सब क्या है, ये लोकल यूनिट है। अब 1 हेक्टेयर की बात करें तो दोस्तों 1 हेक्टेयर कितना होता है, 1 हेक्टेयर की बात करें तो 100 मीटर होता है स्क्वायर में। 1 हेक्टेयर कितना होता है दोस्तों, 100 मीटर स्क्वायर में होता है। अब लोगों को बता दे रहा हूँ दोस्तों, इसको देख लीजिए 1 मीटर कितना होता है। जैसे कि अगर एक स्क्वायर हो गया ये वाला पार्ट, अब ये वाला पार्ट में अगर देखा जाए दोस्तों 100 मीटर ये भी रहेगा, 100 मीटर इधर रहेगा और 100 मीटर ही इधर रहेगा।
इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, मतलब इसका लेंथ और ब्रीथ जो होगा दोस्तों 100 मीटर रहेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे 1 हेक्टेयर। उसी को बोला जाता है दोस्तों 1 हेक्टेयर। आप लोग क्या काम कर सकते हो, अगर आपके स्कूल में जो खेल का मैदान है अगर इस प्रकार से है तो आप लोग कह सकते हो कि वह यह जो खेल का मैदान है वह 1 मीटर में है, 1 हेक्टेयर में है दोस्तों। उम्मीद करते हैं अब दोस्तों आपको हेक्टेयर समझ में आ गया होगा। ये सभी पार्ट जो होता है दोस्तों इसका पूरा ये क्या है 1 हेक्टेयर में ही है। इतना पार्ट ये 1 हेक्टेयर बोलेंगे इसको। अब कह रहा है कि अच्छा ठीक है भाई, अगर आप लोग ये कह रहे हो कि जो लैंड है वो फिक्स है, तो क्या कोई दूसरा तरीका है कि उसी लैंड पे और अधिक मात्रा में फसलों को उगाया जा सके? क्या और कोई तरीका है? तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि अगर हम लोग पालमपुर गाँव की बात करें तो पालमपुर गाँव में जो वेस्टर्न, ये पालमपुर गाँव कहाँ पर है? पालमपुर गाँव जो है दोस्तों वेस्टर्न पार्ट में आता है उत्तर प्रदेश स्टेट के। यूपी में अगर जाएंगे तो वेस्ट में देखेंगे दोस्तों ये वहाँ पर रहता है, तो यहाँ पर अभी कोई लैंड नहीं बचा हुआ है कि वहाँ पर कोई चीज़ न उगाई जा सके। अब दोस्तों अलग-अलग चीज़ें एक ही साल में उगाई जाती हैं, जैसे कि देखा जाए बरसात का सीज़न आता है तो हम लोग खरीफ की फसलें उगा देते हैं, ज्वार बाजरा उगा देते हैं। इस प्रकार से जो जो ज्वार बाजरा होता है दोस्तों वो कैटल्स के फीड के लिए आ जाता है, मतलब जो जानवर होते हैं उसके भोजन के लिए आ जाता है। और भी देखा जाए कल्टीवेशन यहाँ पर होता है जो अक्टूबर और दिसंबर के बीच में होता है पालमपुर गाँव में। अक्टूबर और दिसंबर के बीच यहाँ पर दोस्तों आलू को बो दिया जाता है। अगर ठंडी की समय आता है तो दोस्तों वहाँ पर रबी की फसलें उगाई जाती हैं। रबी की फसलें में कौन-कौन सा आता है, जैसे दोस्तों हो गया अपना आपका गेहूँ, ये रबी की फसल में आ जाता है। जब ये सभी दोस्तों चीज़ें बो दी जाती हैं तो अब देखिए क्या होता है, कभी-कभी दोस्तों जो जिनका परिवार कम होता है उनके पास क्या होता है अधिक मात्रा में चीज़ें आ जाती हैं, सरप्लस में आ जाता है। जब सरप्लस में आ जाता है तो उनके पास क्या है, एक मार्केट है। मार्केट का नाम क्या है, रायगंज। रायगंज एक मार्केट है, वहाँ पर ये लोग जा कर के अगर आलू अधिक मात्रा में हुआ है तो आलू बेच देते हैं। अगर गेहूँ ज़्यादा मात्रा में हुआ है तो ये लोग रायगंज में जा कर के गेहूँ बेच देते हैं। इस प्रकार से ये लोग दोस्तों क्या करते हैं, हर साल अपने खाने के लिए लेकर के बचे हुए पार्ट को जा कर के ये लोग रायगंज में बेच देते हैं। जैसे शुगर केन क्या होता है दोस्तों, शुगर केन होता है गन्ना। गन्ने से क्या करते हैं ये लोग, गुड़ बनाते हैं जिसे जगरी बोलते हैं दोस्तों। जगरी जो होता है क्या करते हैं ये लोग जा कर के बेच देते हैं शाहपुर में। अब देखिए दोस्तों, अगर इस रीजन की बात करें, कह रहा है दोस्तों कि अगर इस रीजन की बात करें तो इस रीजन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ग्रो करती हैं, डिफरेंट क्रॉप्स होते हैं। पालनपुर में एक वेल डेवलप्ड इरिगेशन भी यहाँ पर कर लिया जाता है, मतलब कि सिंचाई की सुविधा भी काफ़ी अच्छी मात्रा में है। इलेक्ट्रिसिटी भी पालमपुर में पाया जाता है, तो इन सभी चीज़ों के कारण से यहाँ पर फसलें अच्छी मात्रा में हो जाती हैं, इरिगेशन भी अच्छी है हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। अगर जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो गरीब लोग होते हैं, तो गरीब लोगों के पास उतनी अच्छी सुविधाएँ नहीं हो पाती हैं, तो वे लोग क्या करते हैं, जो वहाँ का वेल होता है, कुआँ होता है, वहाँ से अपना इरिगेट करते हैं अपने स्मॉल फील्ड्स को सींचने के लिए। मतलब उनकी बड़ी फील्ड नहीं होती, छोटी होती है, तो उसको क्या करते हैं वे लोग अपना कुओं के द्वारा पानी निकाल कर के उसको सिंचाई का काम करते हैं। सबसे पहली बात सबसे पहली बार जो है दोस्तों, अ, यहाँ पर क्या है
ट्यूबवेल्स भी इंस्टॉल किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या काम किया था, ट्यूबवेल लगवा दिया था कि हाँ चलो यहाँ के लोगों को ट्यूबवेल रहेगा तो वे लोग क्या काम करेंगे, कल्टीवेट अधिक मात्रा में करेंगे, तो उसने लगवा दिया था। 1970 में दोस्तों, 1970 के बीच में ये सरकार ने इसको कल्टीवेट एरिया लगाया था जहाँ पर 200 हेक्टेयर तक ये इरिगेट किया करते थे। मतलब कि एक ट्यूबवेल से वे लोग 200 हेक्टेयर तक जो है सिंचाई का काम कर लेते थे। इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, 1 हेक्टेयर मतलब क्या होता है, 100 मीटर जो होता है चौड़ाई और 100 मीटर लंबाई, 100 मीटर लेंथ, 100 मीटर ब्रीथ। अब उसी प्रकार 200 मीटर तक ये काम, 200 हेक्टेयर तक खेतों को एक ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई की जाती थी। अब देखिए दोस्तों क्या है कि अगर विलेज की बात किया जाए तो विलेज में सभी प्रकार के विलेज में इस प्रकार के इरिगेशन नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार की सिंचाई सभी प्रकार के विलेजों में नहीं की जाती है। जो रिवरिन पार्ट हो गए या फिर कोस्टल रीजन हो गए, वो सभी चीज़ें क्या होती हैं, इन्हीं चीज़ों पर सिंचाई वेल जैसे कि अगर आपका खेत किस स्थान पर है, जैसे नदी वाले पार्ट में हो गया या फिर जो पार्ट ऐसा है कि जो प्लेन है उस पार्ट में हो गया, तो सिंचाई अच्छी तरीके से हो जाएगी। वहाँ पर आप लोग कुछ भी लगा करके ट्यूबवेल्स लगा करके पानी को ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी भारत में स्थान है जो पहाड़ी भाग है दोस्तों, जो पहाड़ है। तो जैसे प्लेट्यू भाग देखा जाए तो प्लेट्यू भाग में बहुत अधिकतर मात्रा में डिक्कन प्लेट हो गया, ये सब इरिगेशन उतना नहीं पा पाते, उनके पास उतनी पानी की सुविधाएं नहीं हो पाती हैं, ठीक है। क्योंकि ये प्लेट वाले पार्ट में रहते हैं तो ये क्या होता है कि अगर इनका देखा जाए, इनको आज भी 40% तक खाली इरिगेशन मिल रही है। मतलब कि अगर इनकी सिंचाई की बात करें तो दोस्तों, इनकी सिंचाई किस पर है, 40% से भी कम मात्रा में आज ये सिंचाई अपना कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की सुविधाएं नहीं पहुँचाई जा सकती, क्योंकि वो कौन सा एरिया है, प्लेट्यू एरिया है। ये किस पर निर्भर करते हैं तब दोस्तों, अगर इन पर जो है पानी की सुविधाएं नहीं पहुंचाई जाती हैं तो ये अधिक से अधिक मात्रा में बारिश पर निर्भर करते हैं कि अगर बारिश जब होगी तभी वहां पर पानी पहुंचाया जाएगा। अगर देखिए दोस्तों, अगर एक ही खेत पर जो है एक क्रॉप के अलावा और अलग-अलग प्रकार के मल्टीपल क्रॉप भी बोए जाते हैं, ठीक है। यही कारण है कि वहाँ पर इंक्रीज किया जा सकता है। जब अगर आप एक ही क्रॉप पर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रॉप उगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शंस भी बढ़ेगा। अगर पालमपुर की बात करें तो यहाँ पर जो फार्मर्स होते हैं दोस्तों, वो एटलीस्ट 2 क्रॉप उगा लेते हैं। मेन क्रॉप जो है 1 साल में 2 क्रॉप उगाते हैं, ठीक है। अब पिछले 20 सालों की बात, पिछले 15 सालों की बात किया जाए दोस्तों, 15 साल 15 ईयर्स, कह रहा है कि पहले तो लोग 2 ही क्रॉप उगाते थे, लेकिन पिछले 15 सालों की बात किया जाए, 15 से 20 सालों में ये लोग क्या काम कर रहे हैं, पोटैटोस थर्ड क्रॉप के रूप में उगा रहे हैं। एक तो ये लोग दोस्तों 2 क्रॉप उगाते थे, लेकिन अब जो है सिंचाई की सुविधा इतना अधिक व्यवस्था होने के कारण ये लोग आलू भी उगा ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, डिफरेंट प्रकार के क्रॉप्स दिखाए गए हैं। व्हीट हो गया, बाजरा हो गया, शुगर केन हो गया, पोटैटो हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ कल्टीवेट एरिया दिया गया है जिसमें यहाँ पर क्या दिया गया है, कल्टीवेट एरिया। कल्टीवेट एरिया में क्या क्या दिया गया है दोस्तों, उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। कह रहा है कि कल्टीवेट एरिया में जो है 1950 में अगर देखा जाए
1950 में अगर बात किया जाए तो कल्टीवेट एरिया 132 मिलियन हेक्टेयर थे। ठीक है दोस्तों, कल्टीवेट एरिया मतलब सिंचाई की जाती थी। लेकिन 1991 में कितना हो गया, 186 हो गया, मतलब बचे हुए पार्ट जो थे उसको भी सिंचित कर लिया गया। 2001 की बात करें तो 186 ही रहा। लेकिन आज की बात करें दोस्तों, 2016-17 की बात करें तो वहां पर 200 हो गया, मतलब बचे हुए पार्ट को भी इन्होंने इरिगेशन में ले लिया। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या हुआ था, डाटा यहाँ पर दिया गया है इकोनॉमिक्स सर्वे का। इसको देखिए दोस्तों, दूसरे फॉर्म में ही इस प्रकार से इन्होंने दिखाया है कि यहाँ पर इतना था, फिर ये जो है दोस्तों बढ़ता गया। अब जो है दोस्तों देखिए क्या बढ़ सकता है, अगर आप लोग इसको देखेंगे तो क्या अब इसको और बढ़ा सकते हैं, तो देखेंगे तो कि नहीं, ये और अधिक मात्रा में हम लोग नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हो गया है बहुत पूरी तरीके, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और इसके साथ ही जितने लैंड थे, बचे हुए लैंड, उन सब पर इरिगेशन कर लिया गया है, सिंचाई कर ली गई है, किसी न किसी प्रकार के वहाँ पर फसलों को उगाया गया है। अब बात आती है दोस्तों, ठीक है कि अगर ये सब चीज़ें जो हैं, अगर इतनी तेज़ से जनसंख्या बढ़ रही है, वो नहीं बढ़ रहा है हमारा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, तो प्रोडक्शन तो बढ़ाया जाएगा तभी तो जा कर के हम लोगों को भोजन मिलेगा, क्योंकि लैंड तो सीमित है, लैंड को और अधिक मात्रा में नहीं बढ़ाया जा सकता। तो सरकार ने क्या काम किया था, यही काम आया था दोस्तों, जब लैंड और अधिक मात्रा में नहीं बढ़ पाई थी हमारी, तो सरकार ने किस चीज़ को लेकर आया था, 1960 के अंतर्गत दोस्तों उसने एच वाई वी जो है, जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं, उसको लाया था। उसके पहले की बात करें तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो ट्रेडिशनल नीडेड्स होती थी। जैसे जो लोग होते थे, जो फार्मर होते थे, वे लोग क्या काम करते थे, जो काऊ का डंग हो गया और नेचुरल मैनर्स हो गया, फर्टिलाइजर्स के रूप में उसका यूज़ करते थे अपने खेतों में, फसलों को और अधिक मात्रा में उपजाऊ बनाने के लिए और अधिक मात्रा में लाने के लिए। लेकिन जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो होता है दोस्तों 1960 में आया था। जब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है दोस्तों, तब से जाकर के गेहूं और राइस में बहुत ज़्यादा मात्रा में फसलों का उगए यील्डिंग हुआ है। यील्डिंग मतलब दोस्तों उपज और मात्रा में हुई है, क्योंकि ये एच वाई भी सीड्स थी। एच वाई वी सीड्स क्या करते हैं दोस्तों, ये प्रोड्यूस करते हैं और अधिक मात्रा में चीज़ों को। ठीक है, ये एच वाई वी सीड्स जो होती हैं दोस्तों क्या करती हैं, इनको बहुत अधिक मात्रा में पानी भी चाहिए होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी चाहिए होता है, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए होता है, ताकि ये लोग क्या काम कर सकें, और अधिक मात्रा में फसलों को दे सकें। अभी हम लोग दोस्तों यहाँ पर आंकड़ा भी देखेंगे कि जब ये एच वाई वी आया तो कितनी अधिक मात्रा में चीज़ें बढ़ी थी। जैसे देखिए दोस्तों, एच वाई वी सीड्स हो गया, मशीनरी आया था, डीजल हो गया, कैनल्स हो गया, ये सभी चीज़ें जो हैं वहाँ पर आई थी। यहाँ पर देखिए, अगर जो जो आपके घर पर या आपके आसपास में जो दोस्तों कौन कौन सी क्रॉप्स बोई जाती हैं उसको लिखना है, किस मंथ में वो बोई जाएंगी उसको लिखना है, और कब उसको हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है, उसको लिखना है, और उसका सिंचाई का साधन क्या है, किस प्रकार से उसको इरिगेशन उसका किया जाता है, उसको लिखना है दोस्तों यहाँ पे। जो सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों प्रोडक्शन हुआ था एच वाई बी सीड्स के तहत, एच वाई बी सीड्स जो आई थी दोस्तों, वो कहाँ पर काम की थी, सबसे अधिक मात्रा में एच वाई बी सीड्स की बात किया, फर्टिलाइजर्स की बात किया जाए तो पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ही इसका प्रोडक्शन अधिक से अधिक मात्रा में किया गया था, और ट्यूबवेल्स और फॉर इरिगेशंस के लिए यूज किए गए थे, एच वाई वी सीड से यूज किया गया था। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है वहाँ पर क्या की गई थी दोस्तों, यूज की गई थी, मशीनरी लेकर आया गया था वहाँ पर। फिर मशीनरीज में कैसे होते हैं दोस्तों, जैसे ट्रैक्टर से जुताई की गई थी, थ्रेशर का यूज किया गया था जोतने के लिए, हार्वेस्टिंग फास्टर्स किया गया था। इससे क्या हुआ, बहुत अधिक मात्रा में हाई प्रोडक्शन हमारा हुआ।
अब कितना अधिक मात्रा में हाई हो गया इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। जब ये सब चीजें आ गई, पहले तो हम लोग किससे जुताई करते थे, हम लोग अपना जो बैल हो गया उससे यूज करते थे। लेकिन जब दोस्तों HYB आ गया तो बड़ी बड़ी मशीनें आई थी, इसके साथ ही HYB सीड्स आए थे, तो प्रोडक्शन की उत्पत्ति और अधिक मात्रा में हुई। कौन कौन सा हुआ था देख लेते हैं दोस्तों, कितना अधिक मात्रा में प्रोडक्शन हमारा हुआ था जब ये आया था। तो जब ये पालमपुर गांव में आया था तो दोस्तों 1300 किलोग्राम तक हमें क्या मिल रहा था, गेहूं मिल रहा था 1300 किलोग्राम तक, जब ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग कर रहे थे। लेकिन जब ये HYB सीड्स की बात करें वो आया तो ये जो 1300 किलोग्राम था दोस्तों पर हेक्टेयर, मतलब एक हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम यूज हो रहा था, लेकिन अब जो है वो 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो गया। मतलब कि अब दोगुना से भी ज्यादा, 13 दूनी 26 होता है दोस्तों, दो गुना हो गया। दो गुना से भी ज्यादा मात्रा में अगर देखा जाए तो 3200 किलो हेक्टेयर जो है हमारा फसल का उत्पादन होने लगा जब ये HYB आ गया तो ये सब सारी चीजें थी दोस्तों। बहुत ज्यादा टाइम होने लगा, आप लोगों को भी बोरिंग हो रही होगी, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, बाकी चीजें हम लोग दोस्तों कल पढ़ेंगे। अच्छा दोस्तों, कह रहा है कि लेट्स डिस्कस इसको। आप लोग अगर एक बार देखेंगे तो कह रहा है कि चलो अच्छा ठीक है। अब आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि क्या डिफरेंसेस था मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि अगर अब बात करा जाए ग्रीन रिवॉल्यूशंस की और जो ट्रेडिशनल मेथड था हमारा, तो उसमें क्या बदलाव हुआ था, क्या चीजें हुई थी कि जो अधिक मात्रा में फसलों में आनी शुरू हो गई थी। उसके साथ ही इसमें कह रहा है कि जो फार्मिंग यूज के लिए जो फार्मिंग मेथड होता है, क्या क्या रिक्वायर्ड की जाती है। अगर एक वर्किंग कैपिटल को देखा जाए तो वर्किंग कैपिटल में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो क्या दोस्तों आप लोग अभी ये नहीं बता सकते वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सभी चीजें दोस्तों अगर आप लोग क्लास किए हैं तो जरूर बता सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों, एक झलक मैं दे देना चाहता हूं। अगर 1965 की बात करें तो यहाँ पर 10 पल्स हो रहे थे। प्रोडक्शंस की बात किया जाए तो मिलियन टन्स में दिया गया है दोस्तों, 10 मिलियन टन्स हो रहे थे प्रोडक्शंस हमारा पल्स का, मतलब दालों का प्रोडक्शंस इतना हो रहा था। कब हो रहा था, 1965 में। अब अगर देखा जाए दोस्तों अब कितना हो रहा है, जो 18-19 में देखा जाए तो यही बढ़कर 23 मिलियन टन्स हो गया। इसके देखिए दोस्तों दो दो गुना से भी ज्यादा। जो वीट का प्रोडक्शन हो रहा था 10 मिलियन हो रहा था 1965 में, फिर 87 कब हुआ दोस्तों, 2010 और 11 में। आज 108 मिलियन टन। आज जो है दोस्तों गेहूं का प्रोडक्शन 108 मिलियन टन हो रहा है। सोच लीजिए दोस्तों कितना अधिक मात्रा में फर्क आ गया है ग्रीन रिवॉल्यूशन से। ये सब चीजें थी दोस्तों, ठीक है। अब बचे हुए पार्ट को हम लोग दोस्तों कल देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती नहीं है, बस बोलते जाओ और वीडियो बनता जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग, मेहनत तो लगती नहीं है हमारी, तो आप लोग ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मजाक कर रहा था दोस्तों, मेहनत भी लगती है इसमें वीडियो बनाने में। तो आप लोग जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। मैं इसका नोट्स जो है दोस्तों वो आप लोगों को शेयर कर दूंगा। उम्मीद करते हैं सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।